हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 4। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको हमारा लास्ट लेक्चर देखना है तो लास्ट लेक्चर बेटा मैंने ऊपर आई बटन पे डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी थी और क्योंकि हमने सेकंड लेक्चर में पढ़े थे ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, उन पे बेस्ड क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 3 में किए। आज हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो है डायरेक्शन, कोसाइंस एंड रेशियोज। जरा ध्यान से देखो, अच्छा टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी आना है इसका एक। तो टॉपिक क्या है? डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। ठीक, देखो बेटा ध्यान से सुनो। डायरेक्शन, ये आपको वर्ड दिखाई दे रहा है कोसाइन। कोसाइन का मतलब क्या होता है? कॉस। क्या मतलब होता है? कॉस। ठीक। तो अगर हम डायरेक्शन पे क्या लगा दें? कॉस लगा दें तो हमारे क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। तो देखो, मैं जो एक फिगर बना रहा हूं, जो फिगर मैं बना रहा हूं उसको हम साथ में लिखेंगे। देखो, सपोज करो बेटा कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है। आपको पता है ये जेड एक्सिस ऐसे नहीं होती, ये जेड एक्सिस ऐसे होती है। पता है ना ये बात? ठीक, क्योंकि ये तीनों जो है आपस में कैसी होती है? परपेंडिकुलर। तीनों के बीच एंगल कितना होता है? 90। अभी इसके बीच में 90 नहीं है, ये 90 तब होगा जब ये एक्सिस ऐसे होगी। अब मैं बोर्ड पे इसको ऐसे बना नहीं सकता, इसलिए मैंने ये ऐसे बनाया है। ठीक, अब मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ, वो पॉइंट यहाँ है। कहाँ है वो पॉइंट? यहाँ। ठीक, ऊपर हवा में। तो हवा में मैं लटका नहीं सकता, इसलिए बेटा मैंने ये पॉइंट बना दिया कोई पी। ठीक, ये आपके पास हो गया ओरिजिन। इस पी पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स कामा वाई कामा जेड और इसको मैंने मान लिया बेटा आर वेक्टर। क्या मान लिया है इसको? आर वेक्टर। ठीक, इतना काम आपने किया है, इसी को आप क्या करोगे? लिखोगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ एक्स वाई जेड। ठीक, तो लिखो लिखो इसको। कंसीडर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ एक्स वाई जेड। ठीक, लेट पी, लेट पी एक्स कामा वाई कामा जेड बी अ पॉइंट, बी अ पॉइंट whose position vector, position vector with respect to, with respect to origin, origin is r vector। ठीक, देखो बेटा, जो आपने माना है उसको देख लो। आपने माना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ एक्स वाई जेड, आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम माना। आपने एक पी पॉइंट माना जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और जिसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो कितना है? आर वेक्टर। ठीक, अब एक काम आपको और करना है। आपको क्या लेना है बेटा? इस पी वेक्टर के एंगल्स लेने हैं विद अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? सपोज करो बेटा ये जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है अल्फा। वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? सपोज करो ये वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा। और जेड एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है? तो सपोज करो ये जेड एंगल से एंगल बना रहा है गामा। ठीक, तो ये तीन एंगल आपने माने। अब इन तीनों को भी आप लिखेंगे। तो लेट द वेक्टर, the vector r vector made angles alpha, beta and gamma with the positive direction, positive direction of x comma y and z axis respectively। ठीक, ठीक है भैया।
अब देखो ये जो आपने एंगल माने हैं अल्फा बीटा एंड गामा, इनको बोला जाता है बेटा डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोला जाता है? डायरेक्शन एंगल्स, क्योंकि ये किसको बता रहे हैं? डायरेक्शन को बता रहे हैं। तो अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। ठीक, तो कहीं पे अगर हमसे डायरेक्शन एंगल्स पूछेगा तो हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल के बताएंगे। ठीक है, बात आई समझ में? अब जरा ध्यान से सुनना, यही बेटा एक थोड़ा सा बस कंफ्यूजन वाली बात है, यहाँ पे बच्चे नहीं समझते हैं, इसको जरा ध्यान से सुनो। हमने क्या किया है, हमने पी पॉइंट को कहाँ माना है? ठीक, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है ये, ठीक, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ आपको ये दिखाई दे रही है ये कितनी है? एक्स। ठीक, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये कितनी है भैया? वाई। ये डिस्टेंस कितनी है? वाई। ठीक, अब ये यहाँ देखो जेड एक्सिस जो है, जेड एक्सिस ऐसे है, ठीक, ऐसे इस तरह से, और ये पी पॉइंट जो है, ये पी पॉइंट यहाँ कहीं हवा में है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, यहाँ मैं इसको काउंट करके नहीं बता सकता, तो मैं मान लेता हूं कि ये यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे ये है आपके पास कितनी? जेड। कितनी है? जेड। ठीक, अब ये तो बात कर रहा हूं मैं डिस्टेंस की, लेकिन वेक्टर में क्या चाहिए हमको? वेक्टर कंपोनेंट चाहिए। तो बेटा एक्स एक्सिस पे आई कंपोनेंट होता है, तो ये एक्स आई हो गया, ये हो गया वाई जे कैप, और ये हो गया जेड के कैप। बात समझ में आई या नहीं? तो जब हम इसके डिस्टेंस यानी कि इसकी मोड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वाई। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जेड। ठीक, अच्छा आर वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का कितना होगा? मॉड ऑफ आर वेक्टर। और मॉड ऑफ आर वेक्टर को मैं बोल देता हूं ये कितना है? आर। जैसे कि हमारे पास ये है एक्स आई कैप, कितना है? एक्स आई कैप। इसका अगर मैं मोड की बात करूं तो इसका मोड कितना आएगा? एक्स। वाई आई कैप है, वाई आई कैप का मोड कितना आएगा? वाई। और जेड के वाई जे कैप है बेटा, जेड के कैप का मोड कितना आएगा भैया? जेड। ठीक, ये कॉमन सी बातें हैं, इनको बस इस दिमाग में ये रख के चलो। ठीक है, मॉड क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर करेंगे तो जेड आ जाएगा। पता है ना ये बात? ठीक, यहाँ आप स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर करोगे तो आर आ जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से सुनो, आपके पास ये ट्रेंगल, आपको एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, इनके बेटा मैं कुछ नाम रख लूं, ओ पी क्यू आर, और ये नाम रख लेता हूं मैं एस। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, तो आपको एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, ये ओ पी आर। क्या दिखाई दे रहा है? ओ पी आर। ठीक, तो इन ट्रेंगल ओ पी आर, इन ट्रेंगल ओ पी आर, ठीक, इस ट्रेंगल में मुझे क्या निकालना है बेटा? कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस अल्फा की। ठीक, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, जरा इसका बेस देखो, इसका बेस कितना है? एक्स आई। एक्स आई की मुझे एक्स आई कैप नहीं चाहिए, मुझे इसकी क्या चाहिए? डिस्टेंस, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? एक्स। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया बेटा एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है ये आर वेक्टर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? आर। तो आपके पास जो कॉस अल्फा आया है वो कितना आया है? एक्स अपॉन आर। ठीक, इसी तरह मुझे इस ट्रेंगल में देखो ओपीएस में, किसमें चाहिए? इन ट्रेंगल ओपीएस, इन ट्रेंगल ओपीएस, इसमें मुझे कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए। अब कॉस पता है आपको क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इंप्लाइज दैट बेस, यहां जरा ध्यान से देखो, तो ये ओपी वेक्टर है। ठीक, इसमें बेस कितना है? बेस है ये, देखो ये एंगल 90 डिग्री हुआ ना, कितना हुआ ये? 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, ये क्या हुआ? बेस। ये क्या हुआ? बेस। ठीक, तो बेस इसमें वाई आई कैप है, कितना है ये? वाई जे कैप वेक्टर है, कितना है? वाई जे कैप वेक्टर। लेकिन हमको इसको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बेस का मैग्नीट्यूड हमने लिया वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड है आर। दिस इंप्लाइज दैट कॉस बीटा आपके पास कितना आया बेटा? कॉस बीटा आया आपके पास वाई अपॉन आर। ठीक, अब देखो ये आपको कंफ्यूज करेगा जेड के कैप, यहाँ 90 डिग्री का एंगल आपको नहीं दिख रहा, तो आप क्या करो देखो कुछ मत करो, आप थोड़ी देर के लिए क्या करो, ये एक्सिस ऐसे है ना, ऐसे। ठीक, अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा पलट दो, ऐसे कर दो, ये वाली एक्सिस कहां चली जाएगी? नीचे चली जाएगी, यानी कि ये बन जाएगी जेड एक्सिस, सॉरी ये बन जाए, हाँ ये एक्स एक्सिस बन जाएगी जेड एक्सिस, और ये जो जेड एक्सिस आपको दिखाई दे रही है ये क्या बन जाएगी? एक्स एक्सिस। अगर आप इस तरह से देखोगे
और अगर आपको इस तरह से नहीं देखना तो आप इस तरह से देख लो। ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, सपोज करो वो यहाँ है, कहाँ है, मार्कर के यहाँ पे, ठीक। अब ये पी पॉइंट जो है वो भी यहाँ आके कहाँ, यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, यहाँ कहीं हवा में, ठीक। अब ये जो पी पॉइंट है यहाँ, इसके साथ कितना एंगल बन रहा है, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। ध्यान से देखो ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। पी पॉइंट यहाँ है, कहाँ है, यहाँ पे, तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। बस जैसे ही इन दोनों में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ऐसे ही इस वाले की जब हम बात करेंगे जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस में पी पॉइंट, ओ पॉइंट और ये क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। किस पे बनेगा, क्यू पॉइंट पे, ठीक। तो इन ट्रेंगल ओ पी क्यू, ठीक। ये अब आपके पास ये ट्रेंगल है ओपी क्यू। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, आपके पास ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस को ऐसा कर दो थोड़ा सा, तो ये जेड एक्सिस यहाँ आ गई। अब जेड एक्सिस यहाँ आ गई तो आपके पास ये वाला पॉइंट कौन सा आ रहा है, क्यू। ये वाला पॉइंट कौन सा आ रहा है, क्यू। पी पॉइंट यहीं पे है, ओ पॉइंट यहीं पे है। अब क्यू पॉइंट आपके पास 90 डिग्री का बन गया। क्यू पॉइंट आपके पास 90 डिग्री का बना। बात कर रहे हैं हम कॉस गामा की। किसकी बात कर रहे हैं, कॉस गामा की। देखो कॉस गामा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। अब बेस देखो, अगर आपके पास ये आर पॉइंट जो है अब क्यू पॉइंट बन गया है, तो ये बेस कितना हो गया, जेड के कैप। जेड के कैप का मॉड लेंगे तो कितना होगा, जेड अपॉन हाइपोटेनियस सेम है, कितना है ये, आर। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास कॉस गामा कितना आ गया, कॉस गामा आपके पास आ गया जेड अपॉन आर, ठीक। अब ये जो आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस की बात कर रहा है तो हम यहां लिखेंगे कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, अल्फा, बीटा एंड गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक। आपके पास अल्फा बीटा गामा जो है, इनके जो कॉस आप ले रहे हैं, अल्फा का कॉस ले रहे हैं, बीटा का कॉस ले रहे हैं, गामा का कॉस ले रहे हैं, यही है आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस। और इन डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एल, एम और एन से, ठीक। तो द डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस are generally denoted by L, M and N। इनको किससे डिनोट किया जाता है, L, M और N से। यानी कि L की वैल्यू है cos अल्फा, M की वैल्यू है cos बीटा और N की वैल्यू है cos गामा। तो L की वैल्यू कितनी बताई, cos अल्फा। M की वैल्यू कितनी बताई, cos गामा, सॉरी cos बीटा, ठीक। और n की वैल्यू कितनी बताई, cos गामा। अब जरा ध्यान से देखो, cos अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, x अपॉन आर, कितनी है, x अपॉन आर। cos बीटा की वैल्यू कितनी है, y अपॉन आर। cos गामा की वैल्यू कितनी है, z अपॉन आर, कितनी है, z अपॉन आर, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, ये l इज इक्वल टू हम x अपॉन आर लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू x अपॉन आर। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से x इज इक्वल टू आ गया एल आर, ठीक। ये m है, m इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, y अपॉन आर। दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम आर, ठीक। n इज इक्वल टू कितना है आपके पास, z अपॉन आर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन आर, ठीक। तो ये l, m और n आपके पास आ गए, ठीक है। l की वैल्यू x अपॉन आर, m की वैल्यू y अपॉन आर और n की वैल्यू z अपॉन आर। x इज इक्वल टू हुआ एल आर, वाई इज इक्वल टू हो गया एम आर और z इज इक्वल टू हो गया एन आर। अब जरा p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x y z, और x y z की वैल्यू आपके पास ये है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p इज क्या हो जाएंगे भैया, एल आर कामा एम आर कामा एन आर, ठीक। देखो क्यों है, क्योंकि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा कितने हैं, एक्स कामा वाई कामा जेड है,
और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, एल आर कामा एम आर कामा एन आर। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से सुनो। तो आपके पास ये क्या है, x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर और z इज इक्वल टू एन आर। ये जो आपको एल आर एम आर और एन आर बेटा दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये जो क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रही हैं, एल आर कामा एम आर एंड एन आर proportional to the डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, देखो इसी से तो निकल के आई हैं। cos अल्फा इज इक्वल टू कितना निकल के आया है, cos अल्फा इज इक्वल टू एल आर निकल के आया है, cos बीटा इज इक्वल टू एम आर निकल के आया है, cos गामा इज इक्वल टू एन आर निकल के आया है। यही वैल्यू तो है भाई। cos गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये n इंटू आर है तो एन आर हो जाएगा। ठीक है ना? देखो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। इन्हीं के क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो एल आर एम आर एंड एन आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, डायरेक्शन कोसाइंस को समझ गए। अब ये जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है, एल आर एम आर और एन आर, इन्हीं को बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोला जाता है, डायरेक्शन रेशियोज। तो एल आर कामा एम आर एंड एन आर called direction ratios vector r and generally denoted by a, b and c respectively। बात समझ में आई? ये जो एल आर एम आर और एन आर, ये जो क्वांटिटी आपको दी हुई है, इनको बोला जाता है बेटा डायरेक्शन रेशियोज। और इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और सी से। यानी कि ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, एल आर कितनी है, एल आर। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, एम आर। और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, एन आर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो। तो एल आर की वैल्यू क्या है, एक्स, एम आर की वैल्यू क्या है, वाई और एन आर की वैल्यू क्या है, जेड। तो x इज इक्वल टू एल आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, x। ठीक, y इज इक्वल टू एम आर की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, b। और z इज इक्वल टू एन आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, c। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा a जो है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल, b जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल, और c जो है वो किसके इक्वल है, z के इक्वल। समझ में आई बात? अब जरा ध्यान से देखो, आपको अगर ओपी वेक्टर लिखना हो, क्या लिखना हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू, अगर आपको इस आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर। और मैंने कल लेक्चर में बताया था, अगर आपको ओपी वेक्टर लिखना है तो आप क्या करोगे, एक्स माइनस जीरो आई कैप, वाई माइनस जीरो के कैप, जेड माइनस जीरो के कैप। ठीक, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये एक्स वाई और ये जेड है, यानी कि यहाँ जो एक्स और वाई और जेड आपको दिखाई दे रहे हैं किसी भी वेक्टर में, किसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। क्या होते हैं भैया, डायरेक्शन रेशियोज। बात समझ में आई या नहीं? तो अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट जो होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। बात समझ में आ गई? तो ये जो वैल्यू बेटा आपको दिखाई दे रही है, ये वैल्यू किसकी है, ए की। किसकी है, ए की। ये जो वैल्यू बेटा आपको दिखाई दे रही है, ये वैल्यू किसकी है, बी की। और ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये वैल्यू किसकी है, सी की। ए, बी और सी, क्यों? क्योंकि आप जो डिनोट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज को, किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी से। तो एक्स की वैल्यू जो है वो जनरली किसकी वैल्यू है, ए की। वाई की वैल्यू जो है वो जनरली किसकी वैल्यू है, बी की। और जेड की वैल्यू जो है वो जनरली किसकी वैल्यू है, सी की। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखो। अब ये बात याद करने की आपके पास जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर आपके पास कितना है, ये ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर आपके पास कितना है भैया, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही है आपके पास। बोलो,
यही है आर वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखो, आपको अगर मॉड ऑफ आर वेक्टर निकालना हो तो मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, आर वेक्टर का आप जहां भी यूज कर रहे हैं, आर वेक्टर का जो मॉड आप यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, आर। तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर कितना है, आर इज इक्वल टू ये आपके पास कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो भैया कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब आपके पास क्या है, आपके पास एक ये कॉस अल्फा है, एक ये कॉस बीटा है और एक ये कॉस गामा है। ठीक, तो वी हैव, जरा इसको देखो, वी हैव कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना है आपके पास, एक्स अपॉन आर, कितना है, एक्स अपॉन आर। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूं, बोलो। इसी तरह मेरे पास है कॉस बीटा, कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना है, y अपॉन आर। दिस इंप्लाइज दैट मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह मेरे पास है बेटा कॉस गामा, कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। ठीक, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं। अब मुझे ये तीनों ऐड करना है, मैं इन तीनों को अगर ऐड करूं तो जरा ध्यान से देखो, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से फिर से देखो आप, तो आपको राइट हैंड साइड में एलसीएम सेम दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ये कितना एलसीएम है आपके पास, आर स्क्वायर। ठीक, और ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। और इक्वेशन नंबर 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब आपके पास जो डायरेक्शन कोसाइंस है इनके स्क्वायर्स का सम कितना होगा, 1। तो हमेशा आपके पास जब भी डायरेक्शन कोसाइंस आ जाए तो आपको अगर चेक करना हो कि सही आए हैं या गलत, तो उनके स्क्वायर्स करो और उनको ऐड करो, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हर जगह काम आएगा। ठीक, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम जो होता है वो कितना होता है, 1। ठीक है, बात आई ना समझ में, बोलो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देख लेना, मैंने आपको बार बार बताया है कि यहां जो आप आर की बात कर रहे हैं, वेयर आर जो है बेटा वो क्या है, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, यानी कि जो आपके पास ओपी वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर का क्या है, ये मॉडुलस। ठीक, तो ये है बेटा आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियोज। ठीक, बात समझ में आ गई। तो देखो, अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया है, कोई भी वेक्टर ऐसा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो इसमें जो एक्स और वाई और जेड की वैल्यूज है ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, जिनको आप डिनोट करते हैं ए बी सी से। तो हम एक्स की वैल्यू को ए से डिनोट करेंगे, वाई की वैल्यू को बी से डिनोट करेंगे, जेड की वैल्यू को सी से डिनोट करेंगे, ये हमारे बनेंगे क्या, डायरेक्शन रेशियोज। क्या बनेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। अगर हमें बात करनी हो डायरेक्शन कोसाइंस की, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 एंगल होने चाहिए। अगर हमारे पास ये 3 एंगल है तो हम कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। उनको हम डिनोट करते हैं एल एम और एन से। ठीक, तो एल की वैल्यू क्या होगी, कॉस अल्फा, एम की वैल्यू क्या होगी, कॉस बीटा, और एन की वैल्यू क्या होगी, कॉस गामा। बाकी ये जो हम कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, जेड इज इक्वल टू एन आर, ये हमारी सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक, ये हमारी क्या है, कैलकुलेशन। सपोज करो आपके पास एल भी है और आर भी है, क्या है आपके पास, एल और आर दोनों है। तो अब एल और आर की अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए, यानी कि डायरेक्शन रेशियो। क्या बन जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अब सपोज करो आपके पास एम भी है और आपके पास क्या है, आर भी है। अगर आप एम और आर की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, बी।
यानी कि ये भी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। इसी तरह अगर आपके पास एन और आर दिया है तो आप सी निकाल लेंगे, डायरेक्शन रेशियो सी। ठीक, बोलो बात आ रही समझ में। तो एल एम एन निकालने के लिए आपके पास एंगल्स होने चाहिए, यानी कि कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, एंगल्स। और डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए भी आपके पास क्या होने चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि एल एम और एन की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, अगर आपको कोई वेक्टर दिया है तो वेक्टर में कोफिशिएंट्स तो आपको पता है, ये एक्स आई कैप है, ये वाई जे कैप और जेड के कैप। तो आई कैप का कोफिशिएंट होगा ए, जे कैप का कोफिशिएंट होगा बी और जेड के कैप का कोफिशिएंट होगा सी। ये होंगे डायरेक्शन रेशियो। समझ गए ना? ठीक, मोटा मोटा समझ गए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं इस पे बेस क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं। देखो बेटा, एक बात और सुन लो जरा। देखो, ये आपके पास है आर वेक्टर, क्या है आपके पास, आर वेक्टर। ठीक, आर वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, अब देखो ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये एक्स वाई और जेड की। तो एक्स की वैल्यू एल आर भी है, वाई की वैल्यू एम आर भी है और जेड की वैल्यू एन आर भी है। तो अगर आर वेक्टर की बात करता है तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स की जगह मैं एल आर लिख सकता हूं, एक्स की जगह एल आर इंटू आई कैप, वाई की जगह मैं लिख सकता हूं एम आर इंटू जे कैप और जेड की जगह लिख सकता हूं मैं एन आर इंटू के कैप। तीनों में बेटा आर कॉमन है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने आर कॉमन लिया, क्या बचा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, यही बचा। ठीक, अब ये जो आर आपको दिखाई दे रहा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है, मॉड ऑफ आर वेक्टर है। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू का मतलब है मॉड ऑफ आर वेक्टर, और ये है आपके पास एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक, तो ये आपके पास जो है, ये आपको वेक्टर अगर निकालना हो, वेक्टर का मोड आपको दे रखा है एल एम और एन, डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यूज आपको दे रखी हैं, तो आप इस तरह से क्या निकाल देंगे, वेक्टर निकाल देंगे। ठीक, इसको भी बेटा इंपॉर्टेंट में डाल लो, ये भी अच्छी बात है। ठीक, इसको भी हम यूज करेंगे। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इस पे बेस क्वेश्चन कराता हूँ। ले लिया भाई, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, ये क्वेश्चंस लिखे हैं हमारे सामने। ठीक, क्वेश्चंस करने से पहले जो हमने पढ़ा है उसको एक बार हम शॉर्ट फॉर्म में एक बार और सीखते हैं। ठीक, ताकि क्वेश्चन करने में हमें हेल्प मिल जाए। देखो नोट, आपने क्या क्या सीखा, तो आपने सीखा कि आपके पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या है, ये आपके पास है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या है बेटा, ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, ये आपने सीखा। ठीक, अब ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है आप कब निकाल सकते हैं, जब आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पता हो। दैट मींस जब एंगल्स दिए हो, ये आप काम कब कर सकते हैं, जब आपको एंगल्स दिए हो। अब आपको पता है इस कॉस अल्फा को डिनोट करते हैं एल से, इस कॉस बीटा को डिनोट करते हैं एम से और इस कॉस गामा को डिनोट करते हैं एन से। तो एल की वैल्यू कॉस अल्फा है, एम की वैल्यू कॉस बीटा है और कॉस गामा की वैल्यू क्या है, एम। ठीक, अगर आपको क्या दिया हो, वेक्टर दिया हो, सपोज करो आपको कोई वेक्टर दिया है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आप ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, वो आपका मन है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं एक बी और सी, ये क्या है भैया, ये आपके पास डायरेक्शन क्या है, रेशियोज, क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक, अब देखो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, क्या है आपके पास, डायरेक्शन रेशियोज। अब ये डायरेक्शन रेशियोज आप ए बी सी कब निकाल सकते हैं, जब आपको वेक्टर दिया हो या पॉइंट दिया हो। क्या दिया हो, पॉइंट दिया हो। क्यों, देखो अगर आपको पॉइंट दिया है, सपोज करो आपको एक पॉइंट दिया है P और उसके कोऑर्डिनेट दे दिए ऐसे ए बी सी। ठीक, तो आप इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे, ओपी वेक्टर निकाल लोगे। ओपी वेक्टर क्या आएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप
प्लस सी के कैप, निकाल लोगे पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर में ये एबीसी क्या होंगे आपके पास, एबीसी क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक, बात समझ में आई। तो ये काम आप तब कर सकते हैं जब आपको वेक्टर दिया हो या पॉइंट दिया हो। अब अगर आपको वेक्टर दिया है और आपको एल एम और एन फाइंड करने हैं, तब क्या करना पड़ेगा। तो देखो आपने पढ़ा है ए इज इक्वल टू क्या होता है, एल आर, बी इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर, और सी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर। ठीक, अब ये जो ए है ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो यानी कि आपको वेक्टर दिया है तो आपको ए बी सी की वैल्यू दी है। और आर क्या है, आर है मॉड ऑफ आर वेक्टर, दैट मीन जो वेक्टर आपको दिया है उसका मॉड्यूलस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया है और आपको वेक्टर दिया, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया है इसका मतलब वेक्टर दिया है, तो ए अपॉन आर इज इक्वल टू एन, और बी अपॉन आर इज इक्वल टू एम, और सी अपॉन आर इज इक्वल टू एन। ठीक, और ये जो आपको आर दिखाई दे रहा है जनरली ये है क्या, ये है बेटा आपके पास ए अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर है ना, इज इक्वल टू एल, बी अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एम, सी अपॉन आर वेक्टर मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एन। और ये जो एल आपको दिया है ये क्या है, कॉस एल्फा, क्या है, कॉस एल्फा। ये एम जो आपको दिया है ये क्या है, कॉस बीटा, और ये जो एन आपको दिया है ये क्या है, कॉस गामा। तो ये काम बेटा आपको तब करना है जब वेक्टर दिया हो, वेक्टर दिया हो। ठीक, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन में, देखो सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन क्या कह रहा है, इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स, जब आपको एंगल दिए हो तब आप डायरेक्टली क्या निकाल दोगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस निकल के आ जाएंगे। तो देखो जो दिया है उसको लिखो, गिवन डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स कितने कितने दिए हैं भैया, 90 डिग्री, कामा 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये आपको क्या दिए हैं, डायरेक्शन एंगल्स दिए। आपसे क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो लेट हम मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, एंड गामा इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। ठीक, अब आपके पास क्या है, नाउ द डायरेक्शन कोसाइंस, नाउ द डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है बेटा उसको डिनोट करते हैं एल एम एन से। एल क्या होता है, कॉस अल्फा, एम क्या होता है, कॉस बीटा, और एन क्या होता है, एन होता है कॉस गामा। ठीक, अब एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा की वैल्यू रखेंगे, कॉस कितना है, 90 डिग्री, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा की वैल्यू रखेंगे, कॉस कितना है, 60 डिग्री, और एन इज इक्वल टू कॉस गामा की वैल्यू रखेंगे, गामा कितना है भैया, 30 डिग्री। तो एल इज इक्वल टू कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है भैया, 0, एम इज इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, एन इज इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक, तो ये आपके पास एल एम और एन क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। बात समझ में आई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, कैन अ वेक्टर हैव डायरेक्शन एंगल दिस। देखो मैंने क्या बताया था, अगर आपको एंगल्स दिए हैं और एंगल्स में कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। तब आपकी ये बात सही है कि आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो ठीक है। अगर आपकी ये इज इक्वल टू 1 नहीं आता तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस ठीक नहीं है। ध्यान से देखो तो सॉल्यूशन ऑफ 2, सॉल्यूशन ऑफ 2, गिवन एंगल्स आर, गिवन एंगल्स आर, क्या एंगल्स दिए हैं आपको, 45 डिग्री, कामा 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक, देखो मान लो लेट अल्फा इज इक्वल टू आपको दिया है 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू आपको दिया है 60 डिग्री, एंड गामा इज इक्वल टू आपको दिया है 120 डिग्री। ठीक, तो आप क्या निकालोगे, नाउ द डायरेक्शन कोसाइंस, नाउ द डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा आपके पास, एल इज इक्वल टू होगा आपके पास कॉस अल्फा
ठीक। m इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास कॉस बीटा, ठीक, और n इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास कॉस गामा, ठीक। l इज इक्वल टू कॉस अल्फा की वैल्यू रखेंगे कॉस 45 डिग्री, m इज इक्वल टू कॉस बीटा की वैल्यू रखेंगे कॉस 60 डिग्री, n इज इक्वल टू कॉस गामा की वैल्यू रखेंगे कॉस 120 डिग्री, ठीक। यहां देखो l इज इक्वल टू कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, m इज इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 2, और n इज इक्वल टू कॉस 120 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो यहां जो कॉस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -1/2, कितनी आएगी -1/2। नाउ वी नो क्या पता है आपको, देखो ये जो वैल्यू है ये किसकी है कॉस अल्फा की है, किसकी है कॉस अल्फा की, तो कॉस अल्फा की वैल्यू यानी कि बेटा ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये क्वांटिटी आपको इस तरह भी दी जा सकती है, क्योंकि एल की वैल्यू क्या है कॉस अल्फा, एम की वैल्यू क्या है कॉस बीटा और एन की वैल्यू क्या है कॉस गामा, तो मैं यहां लिख रहा हूं वी नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। नाउ ऑन टेकिंग LHS हम चेक करते हैं कि वैल्यू 1 आती है या नहीं। देखो एल स्क्वायर का मतलब हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, प्लस एम स्क्वायर का मतलब हो गया 1 अपॉन 2 स्क्वायर का 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब हो गया -1 अपॉन 2 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया 1 अपॉन 2 प्लस ये आ गया 1 अपॉन 4 प्लस ये आ गया 1 अपॉन 4। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया भैया 4, ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक, तो ये कितना आ गया आपके पास 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आया 1, हेंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया, इसका मतलब ये डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं, तो हम लिखेंगे यस अ वेक्टर कैन हैव डायरेक्शन एंगल्स कितने रख सकता है बेटा, क्या 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 दिया है डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई नहीं। नंबर 3, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखो आपको वेक्टर दिया है, क्या दिया है वेक्टर, देखो मैंने क्या बताया, अगर आपको वेक्टर दिया है तो वेक्टर में आई जे और के जो कॉफिशिएंट्स है वो क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियोज अगर आपके निकल के आ जाएंगे तो आप क्या निकाल लोगे डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लोगे। कैसे, पहला डायरेक्शन रेशियो अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, दूसरा डायरेक्शन रेशियो अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, तीसरा डायरेक्शन रेशियो अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 3, ध्यान से देखो तो आपको क्या दिया है वेक्टर दिया है, तो गिवन वेक्टर इज क्या दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया है आपको आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ये आपको दिया है। यहां आई जे और के जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है डायरेक्शन रेशियोज, तो द डायरेक्शन रेशियोज आर क्या होगा, देखो डायरेक्शन रेशियोज को ए से डिनोट करते हैं, ए मतलब आई का कोफिशिएंट कितना है 1, बी इज इक्वल टू बी जे का कोफिशिएंट होता है वो कितना है 1, और सी इज इक्वल टू के का कोफिशिएंट कितना है भैया -2, ठीक, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 1 और -2, ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज। अब आगे पूछा है एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, तो देखो वी नो, ठीक, हमें क्या पता है, देखो हमें पता है अगर हम आपको क्या दिया है डायरेक्शन कोसाइन रेशियो दिया है तो आपके पास a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, देखो ये r था, हमने r वेक्टर लिया था तो इसीलिए हमने नीचे क्या लिया मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर, क्या लिया मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर, आपके पास क्या है a वेक्टर, तो आप क्या लोगे मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर, तो आप इतना याद रखो कि डायरेक्शन रेशियो अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर याद रखो, वेक्टर जो भी आपको दिया हो वो, ठीक, तो वी नो क्या होगा आपके पास a अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा l, इसी तरह b अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर
इज इक्वल टू क्या होगा m, और इसी तरह c अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा n। तो अभी सबसे पहले आपको क्या निकालने की जरूरत है, मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालने की जरूरत है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ये है बेटा -2 का स्क्वायर, ठीक, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये हुआ l इज इक्वल टू ए कितना है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक। m की वैल्यू क्या होगी, m b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 6, c कितना है -2, तो ये हुआ -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6, और ये किसकी वैल्यू आ गई n की। और ये l m और n जो है वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस निकल के आ गए। बोलो बात समझ में आई, बहुत आसान है, कुछ भी भारी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, 4 5 करते हैं फिर देखो। ले लिया भाई, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, इसी साइड को रब कर रहा हूं, इसको भी बचा के रखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। अब आपको पॉइंट दिया है, मैंने क्या बताया, जब आपको पॉइंट दिया हो तब आप वेक्टर लिख सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 4, सॉल्यूशन ऑफ 4, देखो गिवन पॉइंट ए कितना दिया है भैया आपको 1 1 2 1 1 2। अब आपको अगर पॉइंट दिया है तो आप उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए 1 1 2 with respect to origin, with respect to origin इज इक्वल टू क्या होगा भैया, ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर क्या होगा, ये 1 माइनस 0 करेंगे इंटू आई कैप, तो कितना आएगा 1 इंटू आई कैप प्लस इस सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 इंटू जे कैप प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं के कैप से। तो ये आपके पास आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक। अब इसको हम आर वेक्टर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आर वेक्टर। लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक। बात समझ में आई। अब आपको क्या पता है, आई जे और के कॉफिशिएंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो हम डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे, द डायरेक्शन रेशियोज, द डायरेक्शन रेशियोज आर। तो डायरेक्शन रेशियोज ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आई कैप का कॉफिशिएंट, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 जे कैप का कॉफिशिएंट, और सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के कैप का कॉफिशिएंट। ये आ गया आपके पास डायरेक्शन रेशियो। अब आपको क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आपको मॉड ऑफ आर वेक्टर चाहिए। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, तो मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये आ गया मॉड ऑफ आर वेक्टर। अब आपको पता है वी नो क्या पता है, फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक, इज इक्वल टू क्या होता है, पहला डायरेक्शन कोसाइंस एल। इसी तरह बी अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा एम। इसी तरह थर्ड डायरेक्शन रेशियो अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर क्या होगा एन, थर्ड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक। ए की वैल्यू आपके पास है कितनी 1 अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये आ गई एल की वैल्यू। बी कितना है आपके पास 1 और मॉड ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये आ गई आपके पास एम की वैल्यू। और सी कितना है आपके पास 2 अपॉन ये है स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू एन। और एल एम एन आपके पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपके पास क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस। बात समझ में आई। सॉल्यूशन 5, सॉल्यूशन 5 देखो, ये आधा जो है वो कल वाले टॉपिक से रिलेटेड है, जब हमने पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा था बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक। आधा आज से रिलेटेड है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अब सबसे पहले आपको ए और बी को ज्वाइन करना है, लेकिन डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी कि डायरेक्शन क्या है, ए से बी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक पॉइंट ए है और आपके पास एक पॉइंट बी है। ठीक, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको कितने दिए हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 1 2 3, कितने दिए हैं 1 2 -3। ठीक, और दूसरा कितना दिया है -1 -2 1 -1 -2, और ये कितना दिया है 1। ये आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं। डायरेक्शन क्या है इस वेक्टर की, ये। अब आपको पता है पहले हमें ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो यहाँ पे ही मान लो ओरिजिन है। अब पहले हमें क्या निकालना है, ओ ए वेक्टर, फिर हमको क्या निकालना है, ओ बी वेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, फिर इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। यही तो बताया था कल भी। तो सॉल्यूशन ऑफ 5 में पहले जो दिया है उसको लिखो, गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर, ए पॉइंट कितना दिया है आपको 1, 2, -3, एंड बी पॉइंट कितना दिया है -1, -2, 1। ठीक, सबसे पहले आपको ओ ए वेक्टर निकालना है, तो हम निकालेंगे द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ऑफ पॉइंट ए पॉइंट क्या है आपके पास 1 2 -3 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, अब देखो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालेंगे तो आपके पास ये क्या होगा, ओ ए वेक्टर, क्या होगा, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर कितना आएगा आपके पास, तो ये बेटा आई कैप की मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप, 2 जे कैप प्लस 3 इंटू -3 इंटू के कैप, तो ये हो जाएगा -3 के कैप। ऐसे निकालते हैं। दूसरा ओ बी वेक्टर निकालना है, तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ऑफ पॉइंट बी पॉइंट कितना है -1 -2 1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करो -1 इंटू आई कैप तो माइनस आई कैप, प्लस -2 इंटू जे कैप तो -2 जे कैप हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू के कैप तो ये के कैप हो जाएगा। ये आपके पास ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर आ गए। अब आपको क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। ठीक, तो देखो नाउ द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ए से बी की तरफ डायरेक्शन है तो बाद वाले से क्या माइनस करते हैं, पहला वाला, यानी कि ये होगा बेटा आपके पास ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। बताया था कल, अगर आप इसमें ट्रायंगल लो लगाते हैं तो ट्रायंगल लो आपको क्या फाइंड करना है, ए बी वेक्टर, तो ट्रायंगल लो होगा ए ओ वेक्टर, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। अब ए ओ नहीं है आपके पास क्या है, ओ ए, तो ए ओ को ओ ए बनाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। कल वाले लेक्चर में पूरी डिटेल से पढ़ाया है। ठीक, तो अगर उसको सीखना बेटा, आज देखो बीच के लेक्चर से कुछ समझ में नहीं आता, अगर सीखना है तो फर्स्ट से शुरू करो। ठीक, पहले लेक्चर से शुरू करो। अगर पहले लेक्चर से शुरू करने के बाद में आपको कोई डाउट होता है तब आप मेरे साथ शेयर करो। अगर आप बीच से पढ़ रहे हैं और बीच से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये बेटा बहुत गलत बात है, ये आपको नहीं करना है। आपको अगर पढ़ना है तो पहले फर्स्ट लेक्चर से शुरू करो, क्योंकि मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ता हूँ। ठीक, वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज बेटा मैं आपको बता के चलता हूँ। तो इसीलिए अगर आपको सीखना है तो शुरू से सीखो। ठीक, कोई भी चीज आपकी बचेगी नहीं। अगर मैंने आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं भी कराया है तो वो भी आप कर लोगे अगर आपने शुरू से सीखा है तब। देखो ये ए बी वेक्टर निकालेंगे तो ए बी वेक्टर कितना निकल के आएगा, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ओ बी वेक्टर की वैल्यू रखो, ओ बी वेक्टर कितना है ये माइनस आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक, माइनस ओ ए वेक्टर की वैल्यू रखो, ओ ए वेक्टर कितना है आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप। ठीक, माइनस करेंगे तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, ये है माइनस आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ये है माइनस आई कैप -2 जे कैप और ये प्लस 3 के कैप। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -2 आई कैप -2 जे -4 जे कैप प्लस के और प्लस 3 के, तो प्लस ये 4 के कैप। ठीक, ये आपके पास ए बी वेक्टर आ गया। अब आपको जो निकालना है बेटा, इस ए बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन वेक्टर रेशियोज निकालने हैं। डायरेक्शन रेशियोज नहीं पूछा लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस पूछा, हम रेशियोज भी निकालेंगे। ठीक, तो देखो
अब ये ए बी वेक्टर इसके निकालना है, दैट मीन्स अब ये जो ए बी वेक्टर है ये बन गया आपके पास क्या, आर वेक्टर। तो इसका नाम मैं क्या रख देता हूं, आर वेक्टर। लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, -2 i कैप -4 j कैप +4 k कैप। ठीक, देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई भी एग्जाम है या कहीं भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो इसका सिर्फ एक मतलब है, किसी से भी पूछना। अगर कोई बच्चा आपका सीनियर ब्रदर हो, सिस्टर हो, जो भी हो, उससे पूछना कि एग्जाम में आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाए, तो उसका पता है आंसर क्या होगा, उसका आंसर हमेशा यही होगा, मुझे पता ही नहीं चला इसमें करना क्या। समझ रहे? अगर आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन में करना क्या है तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है। सबसे हार्ड बात है कि आपको यही नहीं पता क्वेश्चन में करना क्या है। यहां जरा ध्यान से देखो, तो अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आपको जो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है वो किस वेक्टर का निकालना है, तो करना मुश्किल नहीं है। लेकिन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, इसको समझना है बस। यानी कि आपसे जो ए टू बी यानी कि ए बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस पूछे हैं, बस ये चीजें समझनी है। ठीक, तो सबसे ज्यादा फोकस आपका क्वेश्चन समझने में होना चाहिए, करने में हार्ड नहीं होता। करने में तो एक फ्लो बन जाता है, उसके बाद करते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझना मुश्किल है। क्वेश्चन को समझो, बस खत्म हो गया। ठीक, तो जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ोगे, जितने से ज्यादा क्वेश्चन में की डिटेल्स में आप जाओगे, उतना ही आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा। ठीक, चलो और शुरू करते हैं। नाउ आर वेक्टर आपको दिया है ये, अब आर वेक्टर का आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो पूछे नहीं है लेकिन हम निकाल रहे हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहले मैं इसका क्या निकालूं, डायरेक्शन रेशियो। तो द डायरेक्शन रेशियोज आर द डायरेक्शन रेशियोज आर आर व्हाट्सएप की चला चल रहा है। देखो बेटा डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ए क्या होता है, आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, -2। बी क्या होता है, जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है, -4। और सी क्या होता है, के कैप का कोएफिशिएंट जो है आपके पास 4। अब आपको पता है वी नो, क्या पता है आपको, आपको पता है कि ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एल फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस। बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एम सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन। और सी अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एन थर्ड डायरेक्शन कोसाइंस। तो बस वैल्यू रख दो, ए कितना है आपके पास, -2 अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर तो हमने अभी निकाला ही नहीं, तो हम मॉड ऑफ आर वेक्टर निकाल लेते हैं पहले। देखो बेटा मॉड ऑफ आर वेक्टर जब आप निकालोगे तो मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक, तो मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखो बेटा 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16 32, 32 प्लस 4 कितना हो गया ये 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो बाहर आ जाएगा बेटा 6। तो डायरेक्टली निकाल दो, बाहर कितना आ गया 6। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर आ गया 6। अब वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखेंगे तो ये है -2 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना है, एल। ठीक, इसके बाद बी अपॉन आर वेक्टर, तो -4 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना है, एम। इसके बाद सी अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो सी कितना है 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो L इज इक्वल टू कितना आया, -1/3। कितना आया, -1/3 कॉमा M इज इक्वल टू कितना आया, -2/3 एंड N इज इक्वल टू कितना आया बेटा, 2/3। ये क्या आ गया आपके पास, डायरेक्शन कोसाइंस। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक, आ गई, स्क्रीनशॉट लो। फिर बेटा इस पूरे बोर्ड को रख करके नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। ले लिया भाई, रब करूं, कर दूं ना, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ आर 1/√3 1/√3 1/√3। क्या शब्द है, वर्ड है बेटा इक्वली इंक्लाइंड, यानी कि जो आपके पास अल्फा बीटा और गामा ये 3 एंगल थे, अब इक्वली इंक्लाइंड बोला है तो इसका मतलब एंगल तीनों कैसे हैं, बराबर। कैसे हैं, बराबर। तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ 6 में, देखो क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ 6
तो आपको गिवन है अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, तो गिवन अ वेक्टर इक्वली inclined inclined to the vect inclined to the axis ox oy एंड ओz। ठीक, हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा बी द एंगल बी द डायरेक्शन एंगल with the positive direction of x axis comma y axis एंड z एक्सिस। अगर बेटा इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस से, तो इसका मतलब एक ही एंगल बनेगा अल्फा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ द डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या होगा, एल की वैल्यू भी कॉस अल्फा होगी, कामा एम की वैल्यू भी कॉस अल्फा होगी, कामा एन की वैल्यू भी क्या होगी भैया, कॉस अल्फा होगी। ठीक, अब आपको पता है वी नो क्या पता है आपको कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। एल की वैल्यू रखेंगे तो एल की वैल्यू है आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा, इज इक्वल टू कितना हो गया ये 1। ठीक, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा और ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो आपके पास क्या आ गया, ये 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। कितना आया ये, 3 cos square alpha is equal to कितना आया, 1। दिस implies that cos square alpha is equal to कितना आया, 1/3। दिस implies that cos alpha is equal to कितना आ गया भैया, 1/√3। ठीक, cos alpha is equal to कितना आ गया, 1/√3। अब देखो L भी cos alpha है, M भी cos alpha है, तो L is equal to कितना है, cos alpha, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√3। m इज इक्वल टू कितना है, cos अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√3। n इज इक्वल टू कितना है, cos अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। अब यही आपको प्रूफ करना था कि अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या है, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। बोलो, बात आई समझ में। सॉल्यूशन ऑफ 7, देखो सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या कह रहा है वो, सॉल्यूशन ऑफ 7 इसको भी सुनो बेटा। इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल्स π/3 विद आई कैप, देखो कैसा वेक्टर दिया है ये, यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। मेक्स एन एंगल मेक्स एंगल्स π/3 विद आई कैप। आई कैप कहां होती है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस के साथ π/3। जे कैप कहां है, π/4। जे कैप कहां होता है, वाई एक्सिस पे, तो जे कैप वाई एक्सिस के साथ π/4 एंड के कैप के साथ थीटा एंगल बना रही है। देन फाइंड थीटा, क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। एंड हेंस फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, यानी कि आपको ए वेक्टर के कंपोनेंट्स भी फाइंड करने हैं। कंपोनेंट्स वेक्टर बोला है तो वेक्टर कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। ठीक, तो सबसे मेन काम है बेटा आपका थीटा फाइंड करना और आपको ए वेक्टर निकालना, यानी कि आपको वेक्टर निकालना है। तो देखो जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन अ यूनिट वेक्टर, नाम भी दिया है उसने कितना, ए वेक्टर, मेक्स एंगल्स π/3 with I cap comma π/4 with J cap and theta with
के कैप। ठीक, अब ध्यान से सुनो, आपको पता है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है पाई बाय 3, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है पाई बाय 4 और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। ठीक, तो जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एंगल्स आपको पता है, आप क्या मानते हैं? तो लेट अल्फा इज इक्वल टू आपने मान लिया कितना है पाई बाय 3, कॉमा बीटा इज इक्वल टू आपने मान लिया कितना है पाई बाय 4, कॉमा थीटा गामा, गामा इज इक्वल टू आपके पास कितना है थीटा, कितना है थीटा। ठीक, अब आपको क्या निकालना है बोलो? अल्फा आपको दिया है, बीटा आपको दिया है, गामा आपको दिया है। ठीक, तो आपको पता है वी नो क्या पता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1। अब एल स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस एम स्क्वायर का मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना है 1। अब आप इनकी वैल्यू रखो अल्फा बीटा गामा की, तो आपके पास क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा पाई बाय 3 है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा कितना है पाई बाय 4, प्लस कॉस स्क्वायर गामा, गामा कितना है आपके पास थीटा इज इक्वल टू कितना है 1। अब cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 का मतलब कितना हुआ cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये तो हो गया 1/2 स्क्वायर, प्लस cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, प्लस ये है आपके पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। ये हो गया बेटा आपके पास 1/4, प्लस ये हो गया आपके पास 1/2, प्लस ये हो गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, ये बेटा यहाँ इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा इसका 4, तो ये हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3/4, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। यहां से वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 3/4। ठीक, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 - 3 कितना हो गया 1/4, cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 1/2, कितना आ गया 1/2। अब cos में बेटा 1/2 वैल्यू कब होती है? 1/2 वैल्यू होती है cos पाई बाय 3 पे, किस पे? cos पाई बाय 3 यानी कि cos 60 पे। ठीक, cos से cos कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाय 3, कितना आ गया पाई बाय 3। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा पाई बाय 3। अब देखो ट्विस्ट जरा ध्यान से सुनो, आपको क्या फाइंड करना है आगे? थीटा फाइंड करना था, थीटा तो आ गया, आपको आगे फाइंड करना है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब अगर आपको ए वेक्टर के कंपोनेंट चाहिए तो आपको ए वेक्टर भी चाहिए, यानी कि आपको ए वेक्टर का मतलब हुआ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक, ये आपको चाहिए। ठीक है, ए कैप, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ये आपको वेक्टर चाहिए ए वेक्टर। अब ए बी सी जो है वो क्या है? ए बी और सी जो है ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास क्या है? हमारे पास तो सिर्फ क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। तो कोई बात नहीं, आपने ये पढ़ा है ए इज इक्वल टू एल आर, बी इज इक्वल टू एम आर, सी इज इक्वल टू एन आर, पढ़ा है। अगर आप ए वेक्टर को देखो तो ए वेक्टर में ए की जगह आप रख सकते हैं एल आर, प्लस बी की जगह आई कैप, सॉरी बी की जगह रख सकते हैं आप एम आर इंटू जे कैप, सी की जगह आप रख सकते हैं एन आर इंटू के कैप रख सकते हैं। अब ये जो आर आपको दिखाई दे रहा है इसको आप कॉमन ले सकते हैं, ये है आपके पास एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, हो गया। अब ये जो आर है ये आपको पता है ये क्या है? ये है आपके पास मॉड ऑफ आर वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर आपको निकालना है उसका क्या है? मॉड, उसका क्या है? मॉड। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ आपको ए वेक्टर निकालना है, तो यहाँ जो मैंने आर लिखा है ये क्या होगा? ए, क्या होगा? ए। तो यहाँ आपको क्या रखना है? मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, और ये है आपके पास एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, आपको ए वेक्टर निकल जाएगा अगर आप मॉड ऑफ ए वेक्टर आपके पास हो, एल एम और एन की वैल्यू आपके पास हो, तो आप एल की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, एम की वैल्यू भी निकल गई, एन की वैल्यू भी आपके पास है। ठीक, एन की वैल्यू भी आपके पास है, एम की एल भी है, एम भी है, एन भी है। बात बची बेटा मॉड ऑफ ए वेक्टर की। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो, इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर आपको दिया है ए वेक्टर वो कितना है? बोलो यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है? बोलो 1। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर आपको कितना दिया हुआ है? 1। बात समझ में आई या नहीं? तो यहीं पे हमको क्या करना है, सबसे पहले एल की वैल्यू निकालेंगे। एल इज इक्वल टू क्या है आपके पास? कॉस पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 कितना है आपके पास? 1/2। एम इज इक्वल टू कितना है आपके पास? कॉस पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 कितना है आपके पास? 1/√2।
n इज इक्वल टू आपके पास कितना है cos थीटा कितना आया पाई बाय 3, दैट इज ये कितना आया 1/2। ठीक, l m और n आ गए। अब आपको निकालना है वेक्टर, क्या निकालना है वेक्टर। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। समझ गए ना बात को क्या बोल रहा हूं। मॉड ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है बेटा 1 इंटू, देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर आपको दिया है 1, ठीक, एल आई कैप एल की जगह रखेंगे एल की वैल्यू है 1/2 इंटू आई कैप प्लस एन की जगह रखेंगे 1/√2 इंटू जे कैप प्लस एन की जगह रखेंगे 1/2 इंटू के कैप। तो आपके पास जो ए वेक्टर है यहां बता देना गिवन मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर दिया है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। अब आपसे क्या पूछा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी कि वेक्टर के कंपोनेंट्स पूछे हैं। तो वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। ठीक, तो अगर बेटा स्केलर कंपोनेंट की बात करता है स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर, तो बेटा ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट सिर्फ कोफिशिएंट्स की बात होगी 1/2 1/2 1/2। ठीक, अगर आपसे वेक्टर कंपोनेंट पूछता है वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर, तो बेटा आप विद आई कैप जे कैप और के कैप लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 आई कैप 1/2 जे कैप 1/2 के कैप। ये है वेक्टर कंपोनेंट। जब क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, तो आप सिर्फ उसको क्या निकाल के दिखाओ वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक, अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स पूछता है तो आप उसको क्या निकाल के दिखाओ वेक्टर कंपोनेंट। अगर दोनों बातें पूछता है तो मैंने दोनों बातें आपको बता दी। ठीक, बात आई ना समझ में, ये चीज समझ में आ गई ना जो यहाँ पे किया था। देखो ये थीटा तो बड़ा आसान था, आपने निकाल लिया, आपके पास थीटा कितना आ गया π/3। अब प्रॉब्लम थी आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालने की। किसकी प्रॉब्लम थी वेक्टर निकालने की। आपको पता है वेक्टर क्या होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और ए बी सी जो है वो है डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज की तो हमारे पास बात ही नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज है ही नहीं। हमारे पास क्या है डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें पता है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन होता है। तो ए इज इक्वल टू एल आर, बी इज इक्वल टू एम आर और सी इज इक्वल टू एन आर हमने पढ़ा है। अब हमने ए की जगह एल आर रखा, बी की जगह एम आर रखा और सी की जगह एन आर रखा। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हो गया एल आर आई कैप प्लस एम आर जे कैप प्लस एन आर के कैप। तीनों में बेटा आर कॉमन है, मैंने आर कॉमन लिया, ये हुआ एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब ये जो आर मैंने लिया है, आर मैंने क्या लिया है आर वेक्टर है। ठीक, लेकिन हमारे पास आर वेक्टर नहीं है, हमारे पास क्या है ए वेक्टर। तो हमने आर की जगह क्या लिखा है ए वेक्टर। आर क्या होता है मॉड ऑफ आर वेक्टर। ठीक, और आर की जगह हम लिख रहे हैं ए, तो ये होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब एल एम एन हमारे पास हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एंगल दिए हैं, तो हमने एल एम एन निकाल दिया, एल एम एन की वैल्यू रखी। अब ये था मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर के लिए छोटी सी बात उसने दे रखी थी, इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका जो मॉड्यूलस होगा, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 था, हमने 1 रखा और हमने क्या निकाल दिया वेक्टर। वेक्टर जब हमारे पास आ जाता है तब हम इसके स्केलर कंपोनेंट्स भी ढूंढ सकते हैं और इसके वेक्टर कंपोनेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई। तो ये है बेटा आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। आई होप क्लियर हो गया होगा टॉपिक। ठीक, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।